इजराइल पर यमन का भीषण अटैक हुआ है। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। तेल अवीव को निशाना बनाया गया है और देर रात यह हमला हुआ है। जी तो पूरी रात इजराइल पर यमन का हमला होता रहा। तेल अवीव पर हूती का हवाई हमला हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर ये हमले किए गए। लोगों ने शेल्टर में शरण लिया है इस हमले की वजह से। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से लोग सुरक्षित ठिकानों पर छुपे जब मिसाइल एक के बाद एक तेल अवीव पर हूती के हमले हुए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल पर यमन ने दर्जनों मिसाइल से अटैक किया है। कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से विध्वंसक हमले किए गए हैं। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है। और एयरपोर्ट पर हमले के बाद यातायात प्रभावित हुआ। सभी उड़ानों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। कुछ देर के लिए उड़ानें बाधित हुई जब ये हमले शुरू हुए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट्स की, जहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगे और एयरपोर्ट पर इन हमलों के बाद से हवाई यातायात को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के कई इलाकों पर एयर अटैक हुआ है। हूती ने इजराइल पर हवाई हमला किया है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया है और इंटरसेप्ट करके देखिए आसमान में ही मार गिराया गया। एक बड़ा अटैक था ये हूती की ओर से। अब इजराइल इस सिचुएशन में है कि वो बदला लेगा। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे एक्टिवेट हो गया है। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके वहीं ध्वस्त किया गया। जी हां तो देर रात इजराइल पर हमला हुआ। तेल अवीव इन हमलों से दहल उठा। यमन पर आईडीएफ के हमले के बाद इजराइल पर ये हमले किए गए हैं और तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन से ये हमला किया गया। कई इलाकों में आपको बता दें बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। हूती ने एक साथ दर्जनों मिसाइल के साथ अटैक किया। आईडीएफ का दावा है कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। हवाई हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट है। सायरन बजने के बाद लोगों ने शेल्टर में शरण ली, सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। जी हां तो मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार इस वक्त चरम पर है। एक दबाव की स्थिति है। कल शाम यमन पर इजरायली हमले के बाद देर रात हूती ने इजराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया। दावा यह किया जा रहा है कि हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हूती ने तेल अवीव को निशाना बनाया। यमन से हमले के बाद पूरे इजराइल में इस वक्त एयर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। और हूती के हमले के बाद इजराइल ने कहा हमले का अंजाम बुरा होगा। नेतन्याहू ने हूती पर हमले का आदेश भी दे दिया है। निश्चित तौर पर अगला टारगेट यमन है। जिस तरह से एक के बाद एक तेल अवीव पर ये हमले हुए हैं इसका बदला इजराइल जरूर लेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल मेस्टन सर आप ही से, ये आत्मघाती कदम नहीं है तो और क्या है हूती का? यमन पर अब कौन रोकेगा इजराइल को विनाशक हमलों से? ये बिल्कुल आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। ये आतंकवादी जो इन्होंने एक अटैक किया है ये सुसाइडल मिशन है इनके लिए और जाहिर है इजराइल इनको पक्का ठोकेगा और दबा के ठोकेगा। जिस प्रकार उसने हमास को पहले ठोका, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह को, फिर ईरान को भी उसने जो इनकी एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल नाकाम सा कर दिया है। आपको पता है उसके बाद ईरान ने भी कुछ काउंटर अटैक नहीं किया है। और साथ ही में अभी आप ये देखिए कि सीरिया के जो हालात है वो बिल्कुल पलटवार हो गए और गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया है इजराइल ने। मतलब वो कैप्चर तो नहीं मैं बोलूंगा, पूरे गोलन हाइट्स जो एक डिस्प्यूटेड एरिया था जो यूएन के अंदर में था वहां पर भी वो घुस गए हैं। तो आज अभी स्थिति है पूरे जो पल रहा है वो इजराइल के बारी में है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अभी 20 तारीख को जब शपथ देंगे तो आप देखिएगा उसके बाद सिचुएशन और चेंज होगी। तो मेरे को लगता है अभी ये हूती के लिए सॉलिड अटैक होंगे। अब ये आखिरी जो इनका ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो है हूती। और हूती को खात्मा करना जरूरी है इजराइल द्वारा,
और मेरे को लगता है इसमें अमेरिकन ट्रुप्स जो वहाँ डिप्लॉयड है पूरे अरेबियन सी में, पूरे वहाँ पर्शियन गल्फ में और रेड सी के इलाके में, वो साथ ही यूनाइटेड किंगडम के, फ्रांस के एलाइड फोर्सेज, ये जितने भी है, ये अभी हुती को टारगेट करेंगे। तो हुती को इसलिए ये लोग टारगेट करेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल शिपिंग सिस्टम को रोक रहा है। वहां पर उसने पूरा वो उसको प्रिवेंट किया हुआ है। वहां रेड सी में काफी नुकसान हो रहा है पूरे शिपिंग का, पूरी वर्ल्ड को इसका प्रभाव हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये वेस्ट के साथ इजराइल इसको लीड करेगा। बहुत हैवी टारगेटिंग होगी हुती कंट्रोल एरियाज, खासकर साउथ यमन में। आपने देखा है कल इनका एयरपोर्ट में साबा में किस प्रकार डिस्ट्रॉय किया है। WHO चीफ भी वहां पर था, वो शायद बच गया है। तो कहने का मतलब है इजराइल का काउंटर अटैक बहुत तगड़ा होगा और ये एक सुसाइडल मिशन पे है हुती। पता नहीं वो किस मिशन संजय पे मैसन सर, एक बड़ी बात ये है कि अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको उनके खात्मे के लिए, उनके डिस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है इजराइल, और हुती भी फिर उसी जवाब में यमन का जो हुती है विद्रोही गुट, उसी स्टाइल में जवाब भी दे रहा है। एक और बड़ी खबर, हुती के हमले के बाद इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेडी टू अटैक मोड में एयर डिफेंस सिस्टम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी इजराइल कर रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है और कई मिसाइलों को मार गिराया गया है जो कि हुती की तरफ से दागी गई। ये मिसाइलें मार गिराई गई हैं इजराइल की ओर से। वहीं तेल अवीव पर हमले के बाद अलर्ट पर इजराइल। तेल अवीव से सेंट्रल इजराइल तक रेड अलर्ट जारी किया गया, लोगों को सतर्क किया गया है। जैसा हमने तस्वीरों में भी दिखाया, लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। हवाई यातायात को भी कुछ समय के लिए रोका गया और इस तरह से अलग अलग इलाकों में लोगों को सतर्क किया गया है। तो हम लोग के बाद से ये रेड अलर्ट जारी किया गया है इजराइल की तरफ से अपने लोगों के लिए अलग अलग शहरों में। और देखिए, बिग बॉल के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल में कहां कहां रेड अलर्ट है। ये देखिए वो एरिया जो पूरा आप देखिए तेल अवीव का इलाका है, और यहां से आप देखिए ये पूरा डेंस जो रेड अलर्ट एरिया है, ये वो इलाके, तमाम छोटे बड़े शहर जो हैं तेल अवीव से आसपास सटे हुए, वहां भी रेड अलर्ट किया गया, क्योंकि हुती ने जो हवाई हमले किए उसका सीधा निशाना तेल अवीव था। लेकिन तेल अवीव से जुड़े जितने दूसरे इलाके हैं वहां पर भी ये रेड अलर्ट जारी किया गया है लोगों के। देखिए, आप ये जो लाल गुच्छा देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अटैक हुआ है और जहां पर एयर रेड अलर्ट है। तेल अवीव का जो खास इलाका है वहां पर मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और इसीलिए एयर रेड अलर्ट हर इलाके में है, क्योंकि रिहायशी इलाका भी माना जाता है, बंदरगाह का इलाका भी माना जाता है, और यहाँ पर अटैक करना एक बड़ी जानकारी है। और इजराइल अब किस तरह से बदला लेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल ने हुती पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। नेतन्याहू ने हुती के ठिकानों पर हमले का आदेश दिया है। हुती पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। एक तरह से इसे धमकी कही जा रही है। इजराइल इस खतरे को खत्म करके रहेगा। हुती पर हमले की ये शुरुआत है। और प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, इस युद्ध फ्रंट पर आपको क्या लगता है कि किस तरह से इजराइल जवाब देगा? इजराइल ने पहले वार किया, हुती ने पलटवार किया, उसी स्टाइल में जवाब दिया जैसे इजराइल डिस्ट्रक्शन करता है। अब इजराइल की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि उसे अपने बंदरगाहों को भी बचाना है, अपने लोगों को भी बचाना है, साथ में नॉन स्टेट एक्टर्स को भी जवाब देना है, चाहे हिजबुल्लाह हो या हुती हो। देखिए, इजराइल के साथ एक सबसे बड़ा हैंडीकैप है कि वो उसके लैंड बॉर्डर्स यमन से नहीं मिलते। इसके चलते वो एयर स्ट्राइक्स ही कर सकता है, और उसके जो एलाइज हैं जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, ये दोनों मिलके भी पहले उन पर अटैक कर चुके हैं और स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है। हाल की जो घटना हुई है उससे देखकर यही लगता है कि अब इजराइल का सिर्फ एक ही एनिमी बचा है इस पूरे रीजन में, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात भी कर रहे थे संजय मैस्टन साहब। लेकिन ये जो अटैक्स हो रहे हैं, अगर आप उनकी देखें तो उनकी तीव्रता और बढ़ेगी, और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ हुती का ही नहीं है। वहां के जो सी लेन हैं जिससे ट्रेड होता है दुनिया का, उसके थ्रू जाता है सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी की तरफ, वो भी बाधित कर रहे थे हुती। और हुती अगर इस समय टैकल नहीं किया जाए तो आने वाले समय में ये उस रीजन के तालिबान बन जाएंगे। यानी जो भी शिप होगा उनसे रैंसम मांगेंगे, अगर नहीं देंगे तो उनसे पैसे लेंगे, और इस तरह का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का लास्ट जो फोर्ट्रेस है उसके बाद ईरान ही बचेगा, क्योंकि जब ट्रंप आएंगे तो उनका पहला निशाना ईरान पर ही होगा, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे और
अन्य साधन हो, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि इस समय इजराइल इस पोजीशन में है और पूरी तरह से एक बैक है इजराइल में कि अटैक किया जाए। और इसके पहले जो भी 7 दिन से अटैक चल रहे हैं उसमें भी देख के यही लगता है कि अब एक ही फोकस है इजराइल का, वो है किसी ना किसी तरह हूती रेजिस्टेंस को खत्म करना। और हूती रेजिस्टेंस को खत्म करने का मतलब यह है कि उनका जो लास्ट स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है हूतियों की, वो उनको खत्म करना। और हूती ये अच्छी तरह जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन इजराइल के साथ ये बड़ा क्लियर है कि अब वो हूतियों को खत्म करेंगे। लेकिन इसमें एक कैच भी है, हूती एक बहुत पावरफुल फोर्स रहे हैं। ईरान के जितने असलहे थे जो अब तक लेबनान भेजता था, सीरिया भेजता था, अब वो हूतियों को देने लगेगा। यानी अब हूतीज और एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास सिर्फ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सिर्फ येमेन ही एक पार्ट बचा है। लेकिन हूती ये रियलाइज करेंगे नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है इंटरनेशनल फोर्सेस, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका जो पहले भी अटैक करते हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे। और न कि सिर्फ एयर पावर से बल्कि नेवल पावर के थ्रू भी यूएस और ब्रिटेन इन पे अटैक करेंगे। और पूरी तरह से इनके जो अटैक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे इजराइल, और कितना डेयरिंग अटैक था कि इजराइल में 14 लोगों को दुर्घटना हुई और 14 लोग उसमें आहत हुए। हालांकि इजराइल कहता है कि वो भगदड़ में वो लोग आहत हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सर अगर देखा जाए ये जो हमले किए गए हैं और अब जो स्थिति है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए और इजराइल के लिए कि वो रेड गल्फ और स्वेज का जो ये वाटर रूट है उसको आने वाले फ्यूचर के लिए सेव कर लें हूती विद्रोहियों के खात्मे के साथ। क्या ये होगा, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, इजरायली सेना के यमन पर हमले, होदैदा बंदरगाह पर हवाई हमले हुए हैं। हमले में बंदरगाह को भारी नुकसान हुआ है, तो ये खबर भी सामने आ रही है। इजरायली सेना ने यमन पर जो अटैक किया उसमें होदैदा बंदरगाह पर काफी नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर, यमन में हूती के ठिकानों पर हवाई हमला हुआ है। इजरायली सेना ने हवाई हमला किया है। हमले में हूती को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, एयर रेड सायरन की आवाज भी हमें सुनाई दे रही है। और इजरायली सेना ने एक बड़ा अटैक किया है, हवाई हमला किया है। और इजरायल ने सना एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। सना एयरपोर्ट को मिसाइल से निशाना बनाया। हमले में एयरपोर्ट कंट्रोल रूम तबाह हो गया। तो बदले की कार्रवाई, बदले का एक्शन भी देखिए शुरू हो गया है। और किस तरह से एयरपोर्ट कंट्रोल रूम तबाह हुआ है इस हमले में तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, हूती के कई ठिकानों पर आईडीएफ का हमला हुआ है। इजरायल डिफेंस फोर्स का पोर्ट, पावर प्लांट, इसके अलावा सैन्य डिपो पर हमला किया गया है। ये रीसेंट अटैक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अटैक किया गया है। हूती लगातार निशाना बना रहा है, वहीं इजरायल भी जवाब दे रहा है। नेतन्याहू ने प्रण ले लिया है कि हूती की अब तबाही होगी। तो देखिए, यमन पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला हुआ है और किस तरीके से इजरायल अब एक्शन मोड में आ गया है, बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। और ये होना ही था, जिस तरह से ये हमले हुए हैं उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि इजरायल बदले की कार्रवाई करेगा। यमन की राजधानी सना पर हमले हुए हैं और इसके अलावा अलग अलग ठिकानों पर भी ये अटैक किए गए हैं। अब सवाल है कि ये हमले कितने लंबे चलने वाले हैं। कहां सबसे पहले हमला हुआ ये आपको बता दें। होदैदा जो बंदरगाह है वहां पर अटैक किया गया है। सलीफ बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया इस हमले में। रास कन्नातिब बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। सना एयरपोर्ट जो कि यमन की राजधानी है सना, वहां के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया हमले में। सना बिजली पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। ये हमले हुए कैसे, ये भी देखिए। फाइटर जेट्स के द्वारा ये एयर स्ट्राइक की गई, मिसाइल रॉकेट से अटैक किया गया, क्योंकि हवाई हमले ही संभव है, लैंड कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में मिसाइल और फाइटर जेट से ये हमले किए गए हैं। अनुराग शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अनुराग सर, अगर इजरायल फुल फ्लेज ऑपरेशन चलाता है जिसकी संभावना अब दिख रही है, कितना वक्त लगेगा हूती विद्रोहियों को घुटनों पर लाने में?
जो अगर आप एक साल की वॉर को देखें तो बहुत पहले ही जो टारगेट वॉर शुरू हुई थी इजराइल की, जब उन्होंने हमास पे हमला किया था, तो तभी एक बात क्लियर हो चुकी थी कि उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो बहुत दिनों से, बहुत डिकेड से इन लोगों के खिलाफ जो फोर्सेस खड़ी थी उनको डिस्ट्रॉय करने का एक टाइम आ गया है। आज लगभग एक साल पूरा होने को तैयार है और एक साल बाद अगर आप देखें तो उन्होंने अपने जो 3 एक्सिस बड़े बड़े जो उनके दुश्मन थे हमास के और हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अब तक थर्ड और लास्ट फेज में एंट्री कर रहा है जो हमारा युद्ध जीतते हैं। जैसे तो यमन के ऊपर जो आज अटैक शुरू हुए हैं ये बिल्कुल उनके लिए घातक सिद्ध होंगे और धीरे धीरे जो यमन की जो फोर्सेज हैं, जो यमन के जो विद्रोही हैं, इनको पूरा तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। और जो मैं ऐसा समझता हूं कि लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर इनके सारे के सारी ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाएंगे। जी, तो कर्नल अनुराग बता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने के भीतर भीतर ये पूरी कार्रवाई करेगा इजराइल, जैसा कि आशंका नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यमन पर इजरायली हमले पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में WHO चीफ टेड्रोस बाल बचे हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। सना एयरपोर्ट पर दरअसल हमले के दौरान टेड्रोस एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे और बाल बचे इस हमले से। एयर स्ट्राइक में टेड्रोस के प्लेन का एक क्रू मेंबर घायल हुआ है। एयर स्ट्राइक में एयरपोर्ट पर 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो जो एयर स्ट्राइक की गई इजरायली हमले में WHO चीफ टेड्रोस बाल बचे हैं, ये जानकारी मिल रही है। जिस एयरपोर्ट पर हमला हुआ था उस एयरपोर्ट पर टेड्रोस मौजूद थे। सना एयरपोर्ट पर टेड्रोस मौजूद थे और यहीं पर ही इजराइल की एयर स्ट्राइक हो गई। और तेल अवीव पर हूती के हमले से पहले इजरायल ने भी यमन में तबाही मचाई थी। इजरायल ने 25 फाइटर जेट से यमन के अलग अलग इलाकों में भीषण बमबारी की। इजरायल ने सना एयरपोर्ट के साथ अल हुदैदा बंदरगाह और पावर प्लांट पर हमला किया। इजरायली हमले में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि इजरायल ने दावा किया है कि सभी हमले हूती के ठिकानों पर किए गए हैं। जी, आपको बताते हैं कि अब यूएन ने इजरायली हमले की जो निंदा की है वो क्या किया गया है, क्या कहा गया है यूएन की ओर से, आपको बताते हैं। एंटोनियो गुतेरेस का बयान आया है, इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे, ये यूएन का कहना है। आम नागरिकों को निशाना न बनाया जाए, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट, पोर्ट और पावर हाउस पर हमला सही नहीं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ हमला सही नहीं है। हूती को भी सैन्य कार्रवाई बंद करना होगा, ये भी कहना है। ये सारे एक तरीके से निर्देश दिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या कोई सुन भी रहा है ये सब। और हूती को इजरायल का सख्त संदेश भी इस बीच आया है जो इंडिकेट करता है कि हमले रुकने वाले नहीं हैं। यमन पर इजरायल का चौथा बड़ा हमला और ऑपरेशन से इजरायल ने हूती को सख्त संदेश दिया है। इजरायल का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इजरायल बहुत कुछ करने में सक्षम है। साफ संकेत है कि आने वाले समय में हूती विद्रोहियों और उनके ठिकानों पर हमले बढ़ने वाले हैं इजरायल की तरफ से। इजरायल का ऑपरेशन अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी भी हमले जारी हैं। इजरायल बहुत कुछ करने में सक्षम है, ये भी कहा जा रहा है। एक सख्त संदेश दिया गया है। और संजय मैसन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह की मंशा है अब इजरायल की, वो क्या दर्शाती है? अब इजरायल क्या करेगा? क्योंकि यूएन की तरफ से एक बड़े संदेश दिए जा रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस को छोड़ दें। देखिए, इजरायल की मंशा बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है। हूती का टोटल डिस्ट्रक्शन वंस एंड फॉर ऑल। यूनाइटेड नेशंस चीफ का ये जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। वो जब से लड़ाई शुरू हुई है रशिया यूक्रेन और ये वाली इजराइल हमास के बीच में भी वो स्टेटमेंट्स देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो यूनाइटेड नेशंस तो एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चल रही है, इसीलिए उनकी कोई ना सुनेगा ना उनकी कोई वैल्यू है इनके शब्दों की। इजराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है। और देखिए, इस लड़ाई में अभी उसको सबसे फायदा यह है कि एलाइड फोर्सेस, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, वो भी टारगेटिंग करेगा और इसमें पूरी वर्ल्ड को प्रभाव होगा। क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग लेन जो ये रेड सी के द्वारा इन्होंने ये हूती रिबेल्स ने सबको तंग करके रखा हुआ है, वो लॉन्गर रूट लेना पड़ रहा है साउथ अफ्रीका के साउथ से। तो कहने का मतलब है ये तो पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट करेगा और सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा सऊदी अरेबिया को भी और यूएई को। क्योंकि आपको पता है हूती रिबेल्स ने कई बार सऊदी अरेबिया में और यूएई में टारगेटिंग की है। और मेरे ख्याल सबसे बड़ा नुकसान हूती को तो है ही, लेकिन ईरान को है। आज ईरान एक्चुअली देखा जाए हर लिहाज से वो अकेला पड़ गया है। उसका जो लैंड रूट था यहाँ पर हिजबुल्लाह के लिए, वो टोटल सीरिया के ये असाद के कोलैप्स के बाद बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। उसकी स्थिति गंभीर है। उसके सारे ये जो फाइटर्स हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस फाइटर्स,
खात्मा हो चुका है। आप देखिए हिजबुल्लाह को कितनी शीघ्र ही, कितनी जल्दी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। आपको पता है उनकी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर को, ये जो पेजर अटैक्स वगैरह किए थे। तो इजराइल की मंशा बहुत क्लियर है और ये हूतीस को बर्बाद करेंगे। अब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है जो आपने अभी सवाल भी उठाएगा, ये कब तक चलेगा। मेरे ख्याल इजराइल की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी इनके जितने लॉन्चिंग साइट्स हैं, जितने क्रूज मिसाइल्स हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल ईरान वाली स्ट्रैटेजी होगी कि हमलों को रोकने और हमले करने की ताकत को सबसे पहले नष्ट किया जाए, क्योंकि हवाई हमले ही हमले करने का एकमात्र जरिया यहां पर नजर आ रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए, हूती हमलों से थर्राया इजराइल का एश्कलोन के औद्योगिक क्षेत्र पर ड्रोन से हमला। हूती हमले से औद्योगिक क्षेत्र में भीषण तबाही हुई है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी का हमले को लेकर यह दावा आया है, इजराइल के खिलाफ अभियान को बताया सफल। और एक और बड़ी खबर, हूती की हिरासत में मोसाद के जासूस हैं। जी हां, हूती की हिरासत में कई अमेरिकी जासूस हैं और मोसाद और CIA के जासूसों पर हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती का दावा है। हूती के सैन्य बेस की जासूसी का आरोप लगा है इन पर। हूती के मिसाइल बेस की जानकारी इकट्ठा करने का आरोप भी लगा है। और हूती की हिरासत में मोसाद CIA। जी यमन में इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA को बड़ा झटका लगा है। यमन में हूती की हिरासत में मोसाद और CIA के कई जासूस हैं। मोसाद CIA जासूसों पर हूती चीफ ने यह दावा किया है। जी आपको बता दें कि यमन में कई अहम ठिकानों पर जासूसों की तैनाती का आरोप इन पर है। हूती के एक्सपर्ट, डिफेंस लेबोरेटरी, लॉन्चर्स, मिसाइल सिस्टम की जासूसी इनके जरिए की गई, यह आरोप है। हूती के ड्रोन, नेवी फोर्स, इसके अलावा बेस, वेपन डिपो की निगरानी का भी इन पर आरोप लगा है। हूती लड़ाकों और सुरक्षा तंत्र में घुसपैठ करने की कोशिश में ये जासूस रहे। और चलेंगे अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, ये जो सारी सिचुएशन हमें नजर आ रही है, क्या वजह हो सकती है? आपको कहां से ये लॉजिकल या क्या रीजन लगता है कि हूती इतने एग्रेसिव होकर इतने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, तब जबकि वो देख रहे हैं कि आसपास क्या हो रहा है, सीरिया का, हिजबुल्लाह का और गाजा में क्या हो रहा है? क्या लॉजिक या क्या रीजनिंग हो सकती है हूती विद्रोहियों के इस तरह के हमले की इस वक्त? देखिए, पिछले दशक में अगर आप देखेंगे तो जब से हूती पर या यमन पर अटैक किया था सऊदी अरेबिया ने, तब से उनके जो असले थे, जितने उनके शस्त्रास्त्र थे, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई थी। ईरान इसमें डायरेक्टली मदद कर रहा था। लेकिन जब सऊदी अरेबिया और ईरान का सुलह हुआ तो उन्होंने एक पीस प्रपोजल दिया सितंबर 2023 में कि अब हम हूतीस को भी सेटल करेंगे या उस इशू को भी सेटल करेंगे। लेकिन उसके बाद अक्टूबर की घटना हो गई इजराइल में, और उसके बाद जो शिपिंग लेन्स पर अटैक जो हूती कर रहा है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा रिसेंटमेंट न कि सिर्फ वेस्ट में है बल्कि वेस्ट एशिया में भी है। और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये हूतियों का जो फायर पावर ईरान के मदद से मिला है और शियाइट मिलिशिया है, हम सब जानते हैं, उसको किसी तरह कर्टेल किया जाए। यहां पे ही यही प्रॉब्लम है। जिस तरह लेबनान में एक प्लान्ड वे में मोसाद या शिनबेत को इन्वॉल्व करके उनकी लीडरशिप को खत्म किया जाए, वैसी स्ट्रैटेजिक और इंटेलिजेंस डेप्थ यमन में हूतियों के लिए, इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं है, क्योंकि ये अलग थलग पड़ा है। सिर्फ सऊदी अरेबिया का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया के सुलह के बाद सऊदियों ने भी यहाँ इंटरवेंशन छोड़ दिया है और ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। आपने देखा होगा, एक बहुत टेलीवाइज्ड ये था कि इन्होंने एक शिप को हाईजैक किया था, उसमें हेलीकॉप्टर्स का यूज किए थे, गनशिप्स यूज किया था, और वो एक तरह से एक अमिट छाप छोड़ गया था पूरे वेस्ट एशिया के उन रिबेल फाइटर्स को जो हूतियों को आइडलाइज करते हैं। और इस समय सिर्फ हूती ही बचे हैं, उन सारे लेबनान में देख लें या सीरिया में देख लें, जो ईरान का एक फ्रंट बना है। सबसे पहले जब भी ट्रंप आएंगे 20 तारीख के बाद, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि किस तरह उनको टैकल किया जाए।
और वो टैकल करने का एक ही तरीका है कि किसी ना किसी तरह हूतियों को इंटेलिजेंस के थ्रू उनको टैकल किया जाए। बड़ी बात है कि अब कैसे सर्विलांस किया जाएगा और जो हूती विद्रोही हैं उनका अटैक रोकने के लिए इजराइल क्या करता है, ये रणनीति पर देखना होगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल पर लेबनान ने भी हमला किया है। एक साथ 10 रॉकेट से हमला किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि सभी रॉकेट को मार गिराया गया। तो आपको बता दें कि एक साथ 10 रॉकेट से अटैक किया गया। एक और भीषण प्रहार जो कि किया गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आईडीएफ ने दावा किया है कि सभी रॉकेट जो दागे गए थे उसे मार गिराया गया। और आपको बता दें कि लेबनान का ये भीषण प्रहार है। पश्चिमी गलीली में बड़ा अटैक किया गया है। नाहरिया में 10 रॉकेट दागे गए हैं और कई रॉकेट नष्ट करने का दावा किया गया है। जहां हमले, उन साइट्स पर पड़ताल जारी है। हमले के बाद आग लगने की भी खबर है। आईडीएफ के सोर्सेज के हवाले से ये खबरें सामने आ। अनुराग सर, अब ये इस चीज को आप कैसे देखेंगे? अभी हम हूती की बात कर रहे हैं और लेबनान से भी अब इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। ये छिटपुट जो हमले हैं या ये जो प्रॉक्सीज एक्टिव हैं, वाकई में ये हमेशा के लिए छोटा या बड़ा इजराइल का सिरदर्द बने रहेंगे? जी, इसको ऐसे देखना चाहिए, कोई एक बहुत बड़ा मेजर हमला नहीं है। 10 रॉकेट एक छोटा अटैक आप कह सकते हैं, टैक्टिकल अटैक कह सकते हैं, जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किया गया है। अगर आप वेपन को देखें तो रॉकेट एक मीडियम से छोटा हथियार माना जाता है। इसका फायर पावर भी कम है और इसकी रेंज भी बहुत कम होती है। तो इसको आप एक टेम्पररी, एक छोटा सा डाइवर्जरी अटैक कह सकते हैं। लेकिन असली जो इस समय एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हूती की तरफ से देखा जाएगा और इस समय इजराइल का भी पूरा का पूरा अटेंशन इजराइल यमन पे ही रहेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की बड़े जंग की तैयारी भी है। जी हां, ईरानी सेना आईआरजीसी करने जा रहा है सैन्य अभ्यास। आईआरजीसी कमांडर गोलम अली रशीद का दावा है दुश्मन देशों पर हमले और बचाव का होगा अभ्यास। ड्रिल के बहाने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की आशंका भी है। और ईरान की बड़े जंग की तैयारी। जी हां, ईरानी सेना और आईआरजीसी की विध्वंसक जंग की आखिरी तैयारी। जी हां, ईरानी सेना आईआरजीसी मिलकर करने जा रही हैं विध्वंसक सैन्य अभ्यास और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस युद्धाभ्यास की यह आखिरी तैयारी मानी जा रही है आईआरजीसी ईरानी सेना की। ये आपको बता दें कि आईआरजीसी सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर गोलम अली रशीद ने दावा कर दिया है कि ईरानी सेना के साथ मिलकर डिफेंसिव और ऑफेंसिव ड्रिल चलाई जाएगी। घातक मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के साथ ईरान करेगा युद्धाभ्यास। ड्रिल के बहाने ईरान कर सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट भी, जो सूत्र बता रहे हैं। और जंग के लिए तैयार रूस के सहयोगी, ये भी खबर है। देखिए, ईरान की सेना और आईआरजीसी करने जा रही है विध्वंसक सैन्य ड्रिल और बेलारूस में रूस की ओरेशनिक मिसाइल को तैनात किया गया है। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन ऑर्काजेंस्क और ओसीना आईसीबीएम का टेस्ट भी हुआ है। और ताइवान के पास चीन की मिलिट्री ड्रिल हमले की तैयारी शुरू हो गई है। नॉर्थ कोरिया की ओर से रूस को सेना और मिसाइलों की आपूर्ति। साउथ कोरिया बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया की जंगी तैनाती की जा रही है। प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो सिनेरियो बन रहा है कि एक तरफ जो है मुल्क हैं वो खेमे में बट रहे हैं, नॉर्थ कोरिया भी काफ़ी ज़्यादा दखल दे रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन अपना ताइवान पर लगातार प्रेशर बनाता रहता है, वो अमेरिका को भी नागवार है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इजराइल पर अब क्या प्रेशर है इस वक्त और आगे क्या होगा? देखिए, अभी पूरी दुनिया जो है और जितने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और जो लाइकली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपने चाइना और ताइवान का मेंशन किया, उन सबको एक एंजाइटी इश्यूज हो रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को जब राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, उस समय विश्व की क्या स्थिति होगी, यानी जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें उनका क्या रोल रहेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन, दूसरा इजराइल के साथ जो भी हो रहा है। उनका सारा फोकस इस समय इजराइल होगा और वो प्रोएक्टिव होके ईरान को कंटेन करना चाहेंगे। तो ताइवान और चीन का मुद्दा तो रहेगा ही और वो सब डिपेंडेंट रहेगा कि ट्रंप ईरान के मसले को कैसे टैकल करते हैं और इजराइल को कैसे देखते हैं।
उसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर भी उसी तरह आएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को भी लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। जो यूरोप है वो इस तरह अपने आप को सरेंडर कर चुका है कि वो अकेला बिना अमेरिका के सपोर्ट के, बिना नेटो के सपोर्ट के वो युद्ध नहीं लड़ सकता है, ना वो यूक्रेनियंस को एड दे सकता है। अब 3 साल होने को आ रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध को, और जिस तरह से इजराइल दुनिया के इस समय अटेंशन का फोकस बना हुआ है, आप देखेंगे कि आप किसी भी तरह से, एक तो वहां मानवीय त्रासदी हो रही है जो गजा में डेली हम देख रहे हैं, दूसरा एक सीरिया का इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो गया है, लेबनान पूरी तरह से वीक हो गया है और हिजबुल्लाह भी वीकेंड हो गया है। यानी ये 3 जो बड़े फ्रंट हैं उनमें जो ऑपरेशंस होंगे अमेरिका के, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि ट्रंप कैसे उसको नेगोशिएट करते हैं या कैसे उसका सुलझाव देखते हैं। लेकिन इस समय जो यमन पर अटैक हो रहा है इजराइल को, वो फोकस में रहेगा, यानी इजराइल ही फोकस में रहेगा जब ट्रंप सत्ता में आएंगे, पावर लेंगे। और उसके पहले का जो भी अब तक फॉर्मेट रहा है अमेरिका का और वेस्ट का, कि उनको एड करेंगे और उनको एड देंगे, और उसी कड़ी में ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा आप देखेंगे एक थिएटर बनेगा। आपको याद होगा अमिताभ सर, इससे हटके एक सवाल मेस्टन सर से मैं करना चाहूंगा। ये जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, जैसा अमिताभ सर भी बता रहे थे, जो ग्लोबल इस वक्त सिचुएशन है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बड़े देश हैं या जो ताकतवर देश हैं वो एक अंतरराष्ट्रीय भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं? मसलन कि जिन जिन की ज़मीनें नहीं थी उनने ज़मीनें हासिल की हैं या कर रहे हैं। इजराइल का देखिए ज़मीनों का विस्तार हो रहा है, उधर रूस जो है उसका विस्तार हो रहा है, इधर चीन जो है ताइवान की तरफ एग्रेसिव होकर उधर अपनी स्थिति बढ़ा रहा है, टर्की जिसका कोई क्लेम नहीं माना जाता था वो भी सीरिया में एक हद तक ज़मीन कब्जा कर रहा है। इस सिनेरियो को आप कैसे देखेंगे? बड़ा आपने उचित सवाल उठाया है कि देखिए, पहली बात ये जितने भी देश के आपने नाम लिए, अभी आप टर्की को देखिए, उनका कल एर्डोगन का स्टेटमेंट था कुर्दिश रिबेल्स को कि आप अपनी इलाके को खाली करिए या आप सीरिया में मरने के लिए, अपने को दफनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। रूस ने काफी टेरिटरी वहां पर कैप्चर कर ली है, यूक्रेन ने भी थोड़ी सी कर्स में टेरिटरी अभी उनके हाथ में है, इसराइल ने अभी काफी, आपको पता है हिजबुल्लाह, ये हमास फिलिस्तीनी इलाके में तो गाजा में तो अच्छा कंट्रोल है, और साथ ही अभी गोलन हाइट्स भी ले लिया, और काफी हद तक लेबनान की टेरिटरी भी, ऑफ कोर्स वो वहाँ लितानी रिवर तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन काफी टेरिटरी कैप्चर हो चुकी है। और इधर चीन की भी मंशा यही है कि ताइवान को कैप्चर करना, और चीन की भारत के साथ भी यही मंशा रही है। और अभी आप बांग्लादेश को भी आप देखिए, तो ये हर जगह ये सारा, ये जो आपने एक बड़ा अच्छा ग्लोबल एनालिसिस दिया है, खासकर पूरे एशिया और अफ्रीका पैसिफिक रीजन में ये जो हो रहा है, ये मेरे ख्याल वर्ल्ड के अभी फ्यूचर फ्लैश पॉइंट्स अभी हो। बिल्कुल बड़ी बात है संजय सर कि चाहे वो रूस हो या फिर इजराइल हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो या आक्रामकता के मामले में चीन हो, सभी एक तरह से रणनीति बना रहे हैं कि कैसे दबदबा बनाया जाए और कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए पूरी दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय मेस्टन सर, प्रोफेसर अमिताभ आपका भी, और साथ में कर्नल अनुराग आपका भी।